अब आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे चंद्र संवत्सर और नक्षत्र संवत्सर। अब चंद्र संवत्सर में क्या है, तो चंद्र के अंदर जो रेफरेंस है वो है सूर्य का। ठीक है, मतलब सूर्य जो है उसकी गति है 1830 भाग प्रति मुहूर्त, और चंद्र की जो गति है वो है 1768 भाग प्रति मुहूर्त, मतलब 1768 भाग प्रति मुहूर्त। ठीक है, अब इसी प्रकार जो हमने गणना पहले समझी है उसी प्रकार हमको ये गणना यहाँ पे करनी है। अभी आप इसको भी समझेंगे। जैसे चंद्र और सूर्य यहाँ पर साथ में है। अब यहाँ पे गति किसकी तेज है, तो सूर्य की तेज है। ठीक है, इसको पहले भी हम समझा चुके हैं कि ये किस प्रकार समझना है। पर फिर से एक बार मैं शॉर्ट में बता दूंगा इसको वेरीफाई कैसे करना है। कि कोई कहे कि चंद्र तो काफी, आज ये जो मान्यता है कि चंद्र तेज है, सूर्य की गति अ, उससे कम है, पर ये वास्तविकता नहीं है। चंद्र की गति एकदम मंद है। इसका सिंपल एग्जांपल जो मैंने दिया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना समय ज्यादा लगता है उतनी गति कम होती है। और सूर्योदय से सूर्योदय का जो समय है वो है 24 घंटे, पर चंद्र उदय से चंद्र उदय का जो समय है वो है लगभग 24 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर है काफी, ये वो काफी सिंपल बेसिक रूल से ये, तो जितना समय ज्यादा लगा उसका मतलब है उसकी गति उतनी कम होगी। ठीक है, ये हम केवल और केवल जैन शास्त्र की अपेक्षा से नहीं, वर्तमान के अंदर जो हमें नजर आता है उसकी अपेक्षा से भी बात कर रहे हैं। और खैर वो दूसरा, काफी दूसरी चीजें उसमें अभी हम लोग चर्चा में नहीं जाएंगे। पर अभी के लिए समझने के लिए सूर्य और चंद्र यदि अभी हम मान लेते हैं कि साथ में है। ठीक है, अब भारत की अपेक्षा से हमें दो सूर्य और दो चंद्र कहीं पे नजर नहीं आते, तो वो मैंने पहले भी क्लैरिटी दे दी, और मैं फिर से इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं पे वो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में नहीं रहे। तो हमें कभी ना, आज जो परिवार नजर आ रहा है कल वो दूसरा परिवार नजर आता है। पर क्योंकि हमेशा नजर आ रहे हैं इसलिए उसको डिवाइड बाय टू नहीं करके गणित की सरलता के लिए हमने ये लिया है। तो यदि अमावस्या है तो अमावस्या पे क्या होगा कि सूर्य और चंद्र दोनों साथ में है, मतलब यहाँ पे ये आप देखेंगे तो साथ में है। अब क्या होगा कि एक मुहूर्त के बाद, मतलब एक मुहूर्त यानी जैसे मैंने कहा 48 मिनट बाद, चंद्र तो है यहाँ पर और सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि इसकी 1830 भाग प्रति मुहूर्त की गति है और इसकी 1768 भाग प्रति मुहूर्त की गति है। मतलब कुछ समवेयर 62 भाग सूर्य आगे बढ़ गया। ये भाग फिर से क्लैरिटी दे दूं मैं, ये भाग यानी जो हम इसको कह दे कि जम्मू द्वीप के इतने भाग कर दिए 1,09,800, वैसे ही सर्कल के इतने भाग है, मतलब उतने भाग वो आगे बढ़ गया है। तो इस प्रकार क्या होगा, अगली अगले मुहूर्त में तो 62 + 62, मतलब जब हम यहाँ आएंगे, मतलब ये तो काफी काल्पनिक है, काफी पास में होगा, पर 124 भाग, इस प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा। मतलब एक दिन में 30 मुहूर्त है, तो आप इस प्रकार भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक दिन में अगर 30 मुहूर्त है और एक मुहूर्त में 62 भाग आगे बढ़ रहा है, तो एक दिन में कितना आगे बढ़ गया, इस प्रकार भी ये गणित हो सकती है। तो आई होप कि ये समझ आ गया है कि इसके अंदर क्या लॉजिक है। जैसे सूर्य संवत्सर में रेफरेंस था नक्षत्र का, उसी प्रकार चंद्र में रेफरेंस है सूर्य का। अब हम आके इसकी कैलकुलेशन समझते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसी से जो है हमारा तिथि लिंक्ड है। तो तिथि के लिए इन सब का यूज होगा। तो यहाँ पर चंद्र जो है वो 1768 भाग प्रति मुहूर्त है, सूर्य जो है 1830 भाग प्रति मुहूर्त है। अब दोनों में 62 भाग का अंतर है एक मुहूर्त में। तो 54,900 जो मैंने पहले कह दिया है कि पूरा सर्कल हमारा भारत की अपेक्षा से 54,900 का है, उसमें 62 भाग का जब हम डिवीजन देंगे, मतलब 62 भाग को एक मुहूर्त लगते हैं, तो 54,900 भाग को कितने मुहूर्त, इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य और चंद्र अभी आज साथ में है, मतलब ये। और फिर से जब वो साथ में कब होंगे, तो कब होंगे, तब दोनों के बीच में 54,900 भाग का अंतर होगा, तब होंगे। तो दोनों का अंतर हुआ तो आया 885 30/62 मुहूर्त। अब यहाँ पर 30 मुहूर्त का एक दिन, तो 885 मुहूर्त के कितने दिन, तो 2932/62 इतने। यहाँ क्या होता है कि
चंद्र और सूर्य आज जिस स्थिति पे है, मतलब आज जैसे अमावस्या है, तो पुनः अमावस्या कब हो गई? चंद्र और सूर्य जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में फिर से रिपीट कब होंगे? तो 2932/62। इसी इतने ही अंतर पर सेम जो स्थिति है सूर्य और चंद्र की, वो रिपीट हो रही है। ये हम कब की बात कर रहे हैं? सब आधुनिक समय की बात कर रहे हैं। फिर से मैं दोहराता रहूंगा कि कोई वर्तमान से कंफ्यूजन नहीं करना है, वर्तमान की कोई चीजें अभी लानी नहीं है, वर्तमान का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी समझना नहीं है। अभी केवल और केवल हम आगम में क्या लिखा है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगम में पंचवर्षीय युग है, उसमें सूर्य संवत्सर है, जो सूर्य संवत्सर है वो 366 दिन का है, चंद्र संवत्सर जो है वो 354 और सादिक दिन का है। तो यहाँ पर हम कैसे लेके आएंगे वो? तो 2932/62 दिन का क्या हुआ? चंद्रमास हुआ, ये गलत लिखा है, चंद्रमास हुआ। अब चंद्रमास इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा? इसका ईयर आएगा, कितने वर्ष का है? तो एक चंद्र संवत्सर है 354, 12/62। ठीक है, अब ये 12/62 देखकर शायद काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये इस प्रकार कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि आज जो हम लोग पॉइंट में लिखते हैं। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग है। तो 354 12/62, इसका अर्थ क्या होता है? जो 355th नंबर है हमारा, ठीक है, इसके मैंने 1 2 3 ऐसे करते करते कितने टोटल 62 भाग कर दिए। इतना एक ही नंबर के, ठीक है, एक नंबर के 62 भाग किए। इसमें से जो 12th भाग है, ये वाला, ठीक है, 12th भाग वो मैं ले रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ, मतलब 354 12/62। जैसे हम बोलते हैं 1/2, 1/2 का मतलब क्या है कि इसके मैंने दो भाग किए। अब मैं कौन सा ले रहा हूँ? ये ले रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ 0.5। ये सिंपल हो गया, ठीक है। तो आधा मतलब 1/2 यानी आधा। तो ये सिर्फ सिंपल समझाने के लिए, पर इसको अगर और कॉम्प्लेक्स को लिखना, और हमारे दिमाग में इससे क्लैरिटी भी काफी आ जाती है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो ये तो एक ही पॉइंट के 62 भाग किए, उसमें से 12th भाग हम ले रहे हैं। तो इसीलिए इसको लिखते हैं 354 12/62। इतने दिन का क्या है मतलब? अब इसमें यहाँ पर हमने दिन लिया है तो दिन के 62 भाग कर देने हैं। तो ये मेरा सूर्य उदय का दिन है, इसके मैंने 62 भाग किए, उसका 12वां भाग जितना जो है तब तक मेरा चंद्र संवत्सर है एक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम मैंने एग्जाम्पल में अभी ये बोला कि अ, चंद्र और सूर्य साथ में है। अब चंद्र और सूर्य साथ में है तो क्या होगा कि धीरे 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 सूर्य की गति अधिक है तो सूर्य आगे बढ़ेगा, तो सूर्य इधर आ जाएगा। और चंद्र अपेक्षा से हम यहाँ पर समझ ले चंद्र इस प्रकार। तो क्या हुआ ये? पूर्णिमा। ठीक है, अब फिर से पास में आने लगेगा तो किधर बढ़ेगा वो? अमावस्या। साथ में हो तो अमावस्या और 180 डिग्री दूर हो तब पूर्णिमा। तो ये जो हो गया हमारा, जब 27,450 दूर हो रहा है, ठीक है, 27,450 दूर हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तो हो रही है शुक्ल पक्ष। और जब 27,450 का ये जो एरिया जब पास में आ रहा है तो हो रही कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पे क्लैरिटी हमको लेना है, अभी हमने दो सिद्धांत तो पहले समझ लिए सूर्य संवत्सर की अपेक्षा से, कि सूर्य जिस नक्षत्र में हो पुनः उसी नक्षत्र में आने को हम सूर्य संवत्सर बोलते हैं। और सूर्य का जब आसमान का आकाश का 30 डिग्री का भाग पूर्ण हो जाता है वो सूर्य का एक महीना है। अब उसी प्रकार जब हम चंद्र संवत्सर की परिभाषाएं समझेंगे, सिद्धांत को समझेंगे, तो उसमें हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि चंद्र और सूर्य जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में फिर से आने में जो समय लगता है वो है चंद्र का एक मास। ठीक है, इस प्रकार 12 महीने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक चंद्र संवत्सर बोलते हैं। अब चंद्र संवत्सर में हमारा जो रेफरेंस है वो है सूर्य, सूर्य संवत्सर में जो हमारा रेफरेंस है नक्षत्र। ठीक है, तो यहाँ पर दो पक्ष से एक चंद्र का महीना बनता है। इसको भी हम आगे अभी काफी कुछ समझेंगे जब हम तिथि समझेंगे तब। पर ये उसकी डिग्री की अपेक्षा से लिख दिया है कि 54,900 जब साथ में है तब 0 और 360 डिग्री, जब 27,450 मतलब यहाँ से यहाँ तक दूर हो गए तो 180 डिग्री यानी एक पक्ष हो गया। ठीक है, तो इसको भी अब कल्पना से समझना किस प्रकार है। तो इस प्रकार समझना है, आप देखेंगे कि दोनों साथ में थे, मतलब अमावस्या थी,
ठीक है, अब अमावस्या से क्या हो रहा है, धीरे 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 सूर्य आगे बढ़ रहा है, मतलब पूर्ण रूप से एक ही बार में आगे नहीं बढ़ रहा है। खैर ये भी काल्पनिक चित्र है, पर आप जब देखेंगे तो इस पॉइंट पर जब आएगा तो इससे कुछ पहले एक तिथि पूर्ण हो गई, मतलब इधर क्या हुआ, इस पॉइंट के आसपास सूर्य और चंद्र में थोड़ा अंतर आया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आप देख रहे हैं, इसको मैंने 1 लिखा है, तो ये क्या होगा, ये एकम, बीज, ऐसे करते 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 क्या होगा कि 15 भाग वो, ये 0 है अपना, ये वाला जो 30 डिग्री वाला पॉइंट है, 0, 54,900 भाग, 360 डिग्री है। अब यहाँ से ये इस प्रकार बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया, तो एक पक्ष समाप्त, शुक्ल पक्ष, यहाँ पूर्णिमा खत्म हो गई। अब आगे क्या होगा कि सूर्य धीरे 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 इसके पास आएगा फिर से चंद्र के यहाँ पे, तो क्या होगा, कृष्ण पक्ष आएगा, और क्या होगा कि ये तिथि जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, कृष्ण पक्ष। तो ये जो हुई, ये जो स्थिति है भाई, कि सूर्य और चंद्र जिस स्थिति पर है, मतलब आगम में क्या है, तो आगम में लिखा है इसको पूर्णिमा की समाप्ति के बाद प्रारंभ करते हैं, मतलब पूर्णिमा क्या होगी, तब सूर्य इधर है और चंद्र इधर है। ठीक है, इसकी समाप्ति के बाद कृष्ण पक्ष से महीना प्रारंभ करते हैं आगम के समय में। तो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करेंगे तो शुक्ल पक्ष से अंत होगा, और शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होगी उससे हमारा महीना समाप्त होगा, और इसी को बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा से मास की समाप्ति होना, इसको आगे चर्चा करेंगे हम विषय में अभी, और पर अभी के लिए इतना समझना आवश्यक है कि सूर्य और चंद्र जिस स्थिति में है, पुनः उसी स्थिति में आने में जो समय लगता है वो है चंद्र संवत्सर। अब आगे बढ़ते हुए नक्षत्र संवत्सर, हमने सूर्य और नक्षत्र का रेफरेंस ले लिया, नक्षत्र और चंद्र का रेफरेंस अभी बाकी है, चंद्र और सूर्य का रेफरेंस भी हो गया है। अब चंद्र की जो स्पीड है वो है 1768 भाग प्रति मुहूर्त, और नक्षत्र की जो स्पीड है वो है 1835 भाग प्रति मुहूर्त। अब इसी प्रकार वही है कि नक्षत्र और चंद्र यदि हम माने कि साथ में है यहाँ पर ये, तो एक मुहूर्त के बाद इसमें कितने भाग का अंतर आ रहा है, तो कुछ 67 भाग का अंतर आ रहा है, मतलब नक्षत्र, और जो ये नक्षत्र साथ में था वो 67 भाग चंद्र से आगे बढ़ गया। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे गति के अंदर जो अंतर है वो काफी अधिक है। ठीक है, तो उसी के कारण क्या हो रहा है कि नक्षत्र काफी ज्यादा आगे बढ़ जाता है, और सूर्य और नक्षत्र में क्या था, केवल 5 भाग का अंतर था, तो वो इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था एक मुहूर्त में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 67 भाग का अंतर आ रहा है। अब 67 भाग का जो अंतर है वो एक मुहूर्त में है, तो 54,900 भाग का अंतर कितने मुहूर्त में है, तो 819, 27/67। तो यही फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा कि 819 है, और फिर जो एक मुहूर्त है, मतलब मेरा 48 मिनट का जो एक मुहूर्त है, उसको मैंने कितने भाग में डिवाइड किया, तो 0 से 67 भाग में डिवाइड किया, उसमें से 27 भाग जितना, मतलब ये पॉइंट जो है मेरा, इतने मुहूर्त का इतने मुहूर्त का समय लगता है कि चंद्र जिस नक्षत्र में हो पुनः उसी नक्षत्र में आने में। ठीक है, अब 30 मुहूर्त का एक दिन है, और 819 जो यहाँ पे हमने देखी थी संख्या सादिक, ये जो समय है, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, इसको डिवाइड बाई 30 करेंगे तो आएगा 27, 21/67 नक्षत्र मास। ठीक है, नक्षत्र मास का मतलब क्या हुआ, अब परिभाषा से जो हम समझेंगे वो यही है सिद्धांत, कि चंद्र जिस नक्षत्र में है, नक्षत्र की जिस पोजीशन पे है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में आने वाला फिर से उसी स्थिति में आने में लगने वाला समय वो है 27, 21/67। ठीक है, इतने दिन लगते हैं। फिर से वही कि एक दिन के 67 भाग किए, उसमें से 21 भाग जो है उतना लेना है, तो इसको सूर्य चंद्र सॉरी नक्षत्र मास कहेंगे। अब 27, 21/67 जो है इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा, एक नक्षत्र संवत्सर, 327, 327 51/67। ठीक है, तो अब इसको सिर्फ कल्पना से समझेंगे यहाँ पर। तो अभी क्या हो रहा है, अब चंद्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि चंद्र की जो गति है वो काफी मंद है, और नक्षत्र जो काफी तेज है। इसी के कारण क्या हो रहा है कि
सूर्य में ये काफी धीमे था, मतलब जो नक्षत्र आगे बढ़ रहे थे, जब हम उसको नोट कर रहे थे तो वो काफी धीमे 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 आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन दोनों की गति में अंतर कितना था, 5 भाग प्रति मुहूर्त। और नक्षत्र की गति में और चंद्र की गति में काफी ज्यादा अंतर होने के कारण नक्षत्र काफी स्पीड में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसको समझना काफी आवश्यक है, क्योंकि आज जो वर्तमान में काफी लोग जिन्होंने ज्योतिष भी समझा है, उन्होंने यही सीखा है कि क्योंकि नक्षत्र चंद्र के साथ सारे योग एक ही महीने में कर लेते हैं, तो नक्षत्र की स्पीड ज्यादा है, सॉरी, चंद्र की स्पीड ज्यादा है। और सूर्य क्योंकि 1 साल लगता है, तो सूर्य की स्पीड कम है। मतलब हमको आज तक यही बताया गया है, पर इसको समझना काफी आवश्यक है जब हम आगम की वाणी समझ रहे हैं कि अ, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्तमान लिखता हूँ पहले। वर्तमान क्या बोल रहा है कि नक्षत्र है, उसको तो उन्होंने कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है, और चंद्र की गति बता दी सबसे स्पीड, और सूर्य की गति बता दी थोड़ी सी स्लो, क्योंकि इसको नक्षत्र के अंदर कितना लग रहा है, 1 साल, और चंद्र को लग रहा है 1 महीना। ठीक है, अब हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं। इसके बाद कोई भी हमसे पूछे तो काफी स्पष्ट होना चाहिए कि चंद्र धीमा है और इसीलिए वो नक्षत्र के साथ योग जल्दी करता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है जो हमको दिख रहा है, मतलब इसको हम एक रेलवे ट्रैक मान लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो 2 ट्रेन है, ठीक है, ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं पे एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब इसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति इस ट्रेन को देखेगा, तो उसे क्या लगेगा कि हम दोनों काफी सिमिलर स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है। अब इसी के सामने एक तीसरी ट्रेन लेके आते हैं हम लोग, और उसका कलर बदल भी देते हैं, ठीक है। तो ये एक और ट्रेन है जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब केवल ये वाली स्पीड, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या होगा, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने वाली ट्रेन के सामने ये ट्रेन तो फटाफट आगे निकल जाएगी, क्योंकि काफी धीमे चल रही है, ठीक है। अब ये तो काफी स्पीड में आगे निकल गई। अब ये इतनी स्पीड में आगे निकल गई कि ये थोड़ी देर में फिर से ये ब्लू कलर की जो मेरी ट्रेन है 10 किलोमीटर पर आवर वाली, इसके सामने फिर से 100 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन है वो आ जाएगी। कितनी बार? क्यों? क्योंकि ये तो एकदम धीमे चल रही है मेरी 10 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन। वो तो शायद इधर पहुंचेगी कहीं, तब तक तो ये वाली ट्रेन फिर से आ जाएगी पूरा घूम के, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, अब जब 90 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन की बात करेंगे, तो हमें क्या लगेगा कि दोनों काफी पास में चलेगी। मतलब जब ये वाली ट्रेन यहाँ बढ़ रही है आगे, तो ये जो 90 किलोमीटर पर वाली है वो धीमे धीमे ही इसके पीछे जाएगी। तो क्या होगा कि जब यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन पहुंच रही है, तो इससे थोड़ी सी पीछे 90 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है, क्योंकि दोनों के स्पीड में काफी कम अंतर है। तो हमें क्या नजर आएगा कि ये दोनों ट्रेन तो लगभग पास में चल रही है, पर इन दोनों में अधिक अंतर होने के कारण, 10 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर वाले में अंतर ज्यादा होने के कारण ये पुनः पुनः मिलते रहते इसी ट्रैक पे। तो हमें क्या, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये चंद्र और नक्षत्र की अपेक्षा से, चंद्र और नक्षत्र की स्पीड कितनी है, तो जितना स्पीड में अंतर, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। और ये सर्कुलर ट्रैक, ये भी ध्यान रखना है। तो नक्षत्र और चंद्र में क्योंकि स्पीड का अंतर ज्यादा है, तो वो जल्दी योग खत्म कर देते हैं। और सूर्य और नक्षत्र में काफी कम अंतर है, कितना, 5 भाग प्रति मुहूर्त का ही अंतर है। तो इसको योग करने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आगम की वाणी प्रत्यक्ष आकाश से मैच हो जाती है। प्रत्येक आकाश में इसको आज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल उसी समय हो रहा था, इसमें आज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी कारण से जो हम ओवरऑल समझ रहे थे, वो नक्षत्र संवत्सर हमने देख लिया, चंद्र संवत्सर देख लिया, सूरज संवत्सर देख लिया। अब यहाँ पर ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पे चंद्र किस प्रकार एकदम स्पीड में वो सारी योग खत्म कर रहा है, क्योंकि केवल यहाँ पे हमने 2 गति ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ऋतु संवत्सर समझेंगे। ऋतु संवत्सर यही है कि 30 दिन का एक महीना होता है, और हर 2 महीने की एक ऋतु बताइए, तो इसकी अपेक्षा से 30 × 12 360 दिन का
स्टैंडर्ड ऋतु संवत्सर दिया है। अभिवर्धित संवत्सर जो है वो अधिक मास के कारण होता है। तो हमने जैसे कि देखा कि हमारा जो सूर्य का वर्ष था वो था 366, और चंद्र का जो वर्ष था वो था 354, 12/62, 12/62 यानी 354, 12/62। और इसमें कितने, लगभग 12 दिन का अंतर आया। तो 2.5 वर्ष में क्या होगा, मतलब 12 + 12, 2 वर्ष प्लस 2.5 यानी 6 महीना। तो 6 महीने में लगभग 6 दिन, तो लगभग क्या होगा, 1 महीने का अंतर आएगा। वो यहाँ पर ये एग्जैक्ट लिखा है, ये अंतर कितना है, तो वही वही आएगा 29 32/62, जो हमारा चंद्र का महीना था। तो 354 12/62 प्लस 29 32/62, टोटल 383 4/62 दिन का अभिवर्धित संवत्सर होता है। इसमें क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है कि चंद्र का जो वर्ष है प्लस जो मेरा अधिक मास है। अब ये जो महीने बढ़े, मतलब इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि जो मेरा पहला वर्ष है, पहले वर्ष में मेरा सूर्य चंद्र, ठीक है, तो सूर्य कितना है, 366 है, ये लगभग 354 है। अभी हम स्थूल रूप में अप्रोक्सीमेट लेते हैं, दोनों में कितना अंतर है, लगभग 12 दिन का। अब दूसरा साल आया, दूसरे साल में मेरा सूर्य 366 का है, चंद्र कितना, 354, लगभग 12 दिन का अंतर, ठीक है। अब तीसरे साल में 6 महीने बीत गए, और सूर्य के भी 6 महीने बीत गए, पर यहाँ पर अंतर कितना हो गया, जब हम ये अंतर देखेंगे तो ये अंतर हो गया और 6 दिन बढ़ेगा, तो इज इक्वल टू लगभग 30 दिन, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो ये कितना हुआ, एक चंद्र का पूरा महीने का अंतर आ गया। तो ये जो पूरा 1 महीने का अंतर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं अधिक मास। अब इसका वास्तविक आकाश से क्या महत्व है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम आगे वाले लेक्चर में समझेंगे। बट अभी के लिए केवल इतना समझना है कि इसको अधिक मास बोलते हैं। और इस वर्ष मतलब क्या होगा, ये जो वर्ष है इसमें जो चंद्र का जो महीना साल है 354, प्लस क्या होगा, एक और महीना ऐड होगा, 29 32/62 वाला। तो ये जो महीना ऐड हुआ इसको बोलते हैं अधिक मास। और ये जो वर्ष है, ये पूरे वर्ष का नाम है अभिवर्धित संवत्सर। अभिवर्धित यानी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा महीना आने के कारण इसको अभिवर्धित संवत्सर बोलते हैं। इन दोनों को चंद्र संवत्सर बोलते हैं। अब इसी प्रकार जैसे हमने पहले देखा कि हमारा युग कितने वर्ष का है, तो 5 वर्ष का है। अब युग यदि 5 वर्ष का हो तो 2.5 वर्ष इधर और 2.5 वर्ष पश्चात क्या होगा, एक और अभिवर्धित संवत्सर आएगा, ठीक है। वो अभिवर्धित संवत्सर को मैं फिर से यहाँ दिखा दूंगा कि 1 2, ये जो 2.5 वर्ष पर एक आया, ठीक है, तो ये तीसरा, चौथा, यहाँ से 2.5 वर्ष फिर से कब होगा, तो 5वें वर्ष के अंतिम में यहाँ पर एक अधिक मास आएगा। हर 2.5 वर्ष में अधिक मास आ रहा है, तो इधर एक, इधर एक। तो ये हुआ चंद्र संवत्सर, ये हुआ चंद्र संवत्सर, ये हुआ अभिवर्धित संवत्सर, ये हुआ चंद्र संवत्सर, और ये हुआ अभिवर्धित संवत्सर। इसीलिए जब हमने पहले देखा था तो ये नाम दिए गए थे कि पंचवर्षीय युग, इसी को कहा पंचवर्षीय युग। तो पंचवर्षीय युग का नाम क्या है, तो ये नाम है, ठीक है। और ये जो प्रकार हमने सारे पांचों तो देख ही लिए हैं अभी, सूर्य संवत्सर, चंद्र संवत्सर, नक्षत्र संवत्सर, ऋतु संवत्सर और अभिवर्धित संवत्सर, ये पांचों प्रकार भी हमने समझ लिए हैं अच्छी तरह से। केवल उसको एक बार रिपीट कर देंगे लास्ट में। तो सूर्य संवत्सर क्या है, तो सूर्य मापा जाता है नक्षत्र के रेफरेंस से। सूर्य जिस नक्षत्र में है, पुनः उसी नक्षत्र में आने में जो लगने वाला समय है वो है सूर्य संवत्सर। इसके बाद हमने देखा कि सूर्य का एक मास क्या है, तो सूर्य का एक मास है सूर्य के आकाश के 30 डिग्री के विभाग को पूर्ण करना, ये सूर्य का एक महीना हुआ। चंद्र का संवत्सर क्या हुआ, तो चंद्र संवत्सर हुआ कि सूर्य और चंद्र आज जिस स्थिति में है पुनः उसी स्थिति में आने में लगने वाला समय, ये चंद्र संवत्सर हुआ। इसके पश्चात हमने देखा नक्षत्र संवत्सर, तो नक्षत्र में हमने रेफरेंस लिया चंद्र का, तो चंद्र आज जिस नक्षत्र में है पुनः उसी नक्षत्र में आए, उसमें जो लगने वाला समय है वो है एक चंद्रमास। और इंटू जब हम 12 करेंगे 12 महीने का, तो वो आएगा नक्षत्र संवत्सर। इसी प्रकार चंद्र में भी था कि चंद्र जिस स्थिति में, पुनः उसी स्थिति में एक चंद्रमास होगा, इंटू 12 करेंगे तो वो अ, चंद्र का संवत्सर आएगा। इसके बाद ऋतु संवत्सर देखा कि 2 महीने की एक ऋतु है, तो 30 × 12, इसको 360 दिन ले लिए हैं। और अभिवर्धित संवत्सर में हमने देखा कि हर वर्ष सूर्य और चंद्र में लगभग 12 दिन का अंतर आता है, तो 2.5 वर्ष में 1 महीने का अंतर, तो हर 2.5 वर्ष में जो ये अधिक
1 महीने का जो अंतर आता है उसको अधिक मास की तरह हम लेते हैं और इसको अभिवर्धित संवत्सर बोला जाता है। अब पंचवर्षीय युग में किसकी कितनी संख्या है, तो ये चंद्र सूर्य प्रज्ञप्ति में भी हमको समझने मिलती है। तो सूर्य जो है उसके संवत्सर में दिन की संख्या 366, ये हमने पहले भी समझ लिया। चंद्र में कितने दिन है एक संवत्सर में, तो 354 12/62। नक्षत्र में 327 51/67। और ऋतु में 360, अभिवर्धित में 383 44/62। अब पंचवर्षीय युग जो है उसमें कितने महीने हैं, तो सूर्य की 60 मंथ्स है, चंद्र की 62 है, नक्षत्र की 67 है और ऋतु के 61 है। ये सिंपल है। इसको यदि हम करेंगे तो 366 इंटू 5 करेंगे तो आएंगे 1830 दिन। तो 1830 दिन का एक युग होता है। ठीक है, ये आप अपने लिए नोट डाउन कर सकते हैं। 1830 दिन का एक युग होता है। फिर हम इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। 1830 को डिवाइड बाय 354 ये करेंगे तो 62 आएगा, इसको करेंगे तो 67 आएगा। तो इस प्रकार हमने कॉन्सेप्चुअली भी इसको समझा है, प्रत्यक्ष आकाश से भी इसको समझा है। और इसके अंदर यदि कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, तो हम इसका आगे जो भी क्लैरिफिकेशन है उसको करेंगे। और आगे वाले लेक्चर में हम समझेंगे तिथि क्या है। उससे पहले कॉन्सेप्चुअली ये समझ लेना काफी आवश्यक है कि चंद्र का जो संवत्सर था वो किस प्रकार हो रहा था, वही हमारा आगे बेस रहेगा। इसी से हम आज का सेशन खत्म करते हैं। सादर जय जिनेन्द्र।